हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 69, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 69 क्लास 9 की। आपका टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर का नाम था, जिसमें हम प्रीवियस में 2 वर्कशीट कर चुके हैं और आज जो टॉपिक है वर्कशीट का वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपको पता है ज्ञान और जिज्ञासा 2 बच्चे हैं जो कि आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। जो ज्ञान है वो पूछता है जिज्ञासा दीदी, वी नाउ नो दैट एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। हमें पता है जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, बट व्हाट हैपेंस टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन जो सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी का क्या, जो सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी का को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो टोटल एनर्जी में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बेसिकली वो पूछने की कोशिश कर रहा है। तो जिज्ञासा है वो बोलती है, ज्ञान whenever energy get transformed या change from one form to another form, the total energy of the system always remain unchanged। जब भी एक एनर्जी से दूसरी मतलब एक फॉर्म एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, एक फॉर्म जब दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो जो टोटल एनर्जी है ना सिस्टम की वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो एनर्जी है ना ही तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। इसको आप केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना वो हर एक सिचुएशन में वैलिड है और हर एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, चाहे किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हो, हर जगह ये वैलिड होता है। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं डिफरेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सनलाइट है। सन के अंदर जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस की वजह से होती है, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होते हैं उसकी वजह से होती है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी वजह से जो प्लांट होता है, हम बोल सकते हैं ये मतलब ये फ्रूट्स बनाता है, ठीक है ना, या फिर अपने फल बनाता है। तो जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिंथेसिस हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है या फिर इसको हम लाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं, ये किस में चेंज हुई है, केमिकल एनर्जी में चेंज हुई है। फिर और हम क्या एग्जांपल समझ सकते हैं, मान लीजिए फ्रूट है, तो इस फ्रूट में मतलब जो ये फ्रूट है इसके अंदर इस टाइम बिकॉज ये कुछ हाइट पर है, जमीन से कुछ हाइट पर है, इसलिए इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही गिरना शुरू होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। और जब ये बिल्कुल जीरो हाइट पर पहुंच जाएगा, मतलब जमीन पर पहुंच जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। ठीक है, और जो ओवरऑल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर बैटरी देखिए, जो ये सेल है या जो बैटरी है ये क्या करती है, इसके अंदर केमिकल होता है ना। तो ये जो केमिकल एनर्जी है ये किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज होती है, लाइट एनर्जी में। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने आइसक्रीम खाई, आपने एनर्जी आई, आपने अपनी साइकिल उठाई और आप चलना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हुई है, मोशन, मतलब वो मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या वी कैन से कि जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई है। ठीक है, ऐसी रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट मतलब ये सन की बात हो रही है, एक ट्री है, तो सन की जो लाइट एनर्जी है या रेडिएंट एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, बिकॉज वहां पर कुछ सिंथेसिस हुआ है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है वो किस में चेंज हुई, केमिकल एनर्जी में। ऐसे ही कोई व्हीकल आया, उसने पेट्रोल भरवाया, जो पेट्रोल है वो एक केमिकल है, तो जो केमिकल है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और हम सिमिलरली ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई। ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब आपने कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस का यूज किया, वो मतलब उसने हीट किया कुछ, ठीक है, तो वहां पर अगर उसकी वजह से कुछ चीजें गर्म हुई, जैसे कि हमारे ओवन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हुई, थर्मल एनर्जी में। तो ये सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो कि अपने आसपास आप देखते हैं। ऐसी केमिकल एनर्जी, फिर दोबारा से एक एग्जांपल हमने ऐसे ही उठाया, आपने एप्पल खाया, आपने एनर्जी आ गई, तो एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कैसे चेंज होती है, मैंने आपको समझा दिया। जो सेल है उसके अंदर पहले केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई, या फिर हम बोल सकते हैं लाइट एनर्जी में चेंज हुई। ठीक है, ऐसे ही आपका टेबल लैंप, आपने स्विच लगाया, टेबल लैंप आपने स्विच लगाया तो टेबल लैंप जल गया, तो इस टाइम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, लाइट
एनर्जी में चेंज होगी, बिकॉज आपको रोशनी मिल गई। ठीक है, ऐसे ही ये हमने पढ़ लिया है, मतलब आपने पेट्रोल भरवाया और आपने गाड़ी लेके चल दी है, तो इस टाइम जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। ऐसे ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझ आ गए हैं। अब हम मेरे हिसाब से आपको अगर ये समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमें पढ़ना है। देखिए, हमें बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है, जिसमें हमें ये समझना है कि जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो सेम रहती है, वो अनचेंज रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, एक बारी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा जब हम वर्कशीट पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये h हाइट पर रखा है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये h हाइट पर रखा है, तो इस टाइम इस सिस्टम की जो एनर्जी है, मतलब बिकॉज ये h हाइट पर है, आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है mgh, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 1/2 mv²। इसके डेरिवेशन भी हम प्रीवियस वर्कशीट के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पर डिपेंड करती है। इसके फॉर्मूले से मुझे डायरेक्ट समझ आ रहा है, ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऐसे ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट घटाएंगे हम ऐसे ऐसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अब अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, किसी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसकी स्टेट की वजह से, उसके मतलब वो कितनी हाइट पर मतलब प्रेजेंट है, इन चीज़ों की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन की वजह से होती है, वेलोसिटी की वजह से होती है। जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटेगी ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होंगे। अगर ये दो फॉर्मूले आपको याद हैं तो हम जो ये सिस्टम है, जो ये ऑब्जेक्ट है जो कि h हाइट पर रखा है जमीन से, इसकी हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर ये h हाइट पर है, अगर ये इस टाइम h हाइट पर है, ये ऑब्जेक्ट था जिसका मतलब मास m है और ये हाइट h पर है, जी हमें पता है जो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ तो यहाँ पर जो इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, mgh के। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, mgh के। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल है। ठीक है, अब ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। अगर ये रेस्ट कंडीशन में है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी, बिकॉज हमें पता है जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर v जीरो है, अगर v जीरो है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो इस कंडीशन में, मतलब इसको पोजीशन 1 मान लेते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। तो जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो गई, mgh के इक्वल हो गई। ठीक है, एक तरीके से। अब अगर जैसे जैसे ये, अब मान लीजिए इसने गिरना शुरू किया, जैसे जैसे ये गिरेगा तो इसकी हाइट कम होती जाएगी, मतलब h जो है वो कम होती जाएगी, तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, घटती जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटती जाएगी बिकॉज हाइट कम हो रही है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बिकॉज इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बिकॉज ये जमीन की तरफ आ रहा है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम होती जाएगी, और हाइट कम होती जाएगी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा तो जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के इक्वल होगी। लेकिन इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी 1/2 mv²। तो दोनों केस में हमने टोटल एनर्जी निकाल ली। अब जरा एक बार वर्कशीट पर दोबारा से चलते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम देखें शुरुआत में क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट m था जिसका मतलब जो कि फ्रीली फॉल था और उसकी हाइट h थी, तो स्टार्ट में पोटेंशियल एनर्जी mgh मैंने बता दिया, बिकॉज h हाइट पर रखा है तो हमने mgh निकाल लिया, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। ठीक है, दस द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी हुई, mgh। अब एज इट्स फॉल, जब ये गिरेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज गिरना शुरू हुआ है, मोशन में आना शुरू हुआ है ऑब्जेक्ट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1/2 mv², ये हमें पता है। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज व्हाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज, ये हमने पढ़ लिया। जैसे जैसे वो गिरना शुरू होगा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटती जाएगी, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर पहुंचने वाला होगा या ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, मतलब h = 0 होगा, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी या मैक्सिमम होगी।
ठीक है। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी द लीस्ट। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत कम होगी और जो काइनेटिक एनर्जी वो हाईएस्ट होगी या लार्जेस्ट होगी। However, the sum of the potential energy and the kinetic energy of the object would be the same at all point। लेकिन हर एक पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी का सम है ना वो हमेशा सेम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि mgh प्लस m1/2 mv²। अगर यहाँ पर ये 800 है, मान लीजिए काइनेटिक टोटल एनर्जी जो थी वो 800 है और वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है, तो ठीक है काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अगले पॉइंट पर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी घट करके 600 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही 200 चली जाएगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कितनी रहेगी 800। इसको हम एक एग्जांपल से और समझेंगे, ठीक है। तो जो सम है ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब चाहे जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर हो, मतलब हाइट पर हो, उसने गिरना शुरू कर दिया हो, वो जमीन पर पहुंच गया हो, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy। मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जितना घटेगी ना काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगी। जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। अगर जितना मान लीजिए 200 जूल घटी है तो 200 जूल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन जो टोटल एनर्जी है ना सिस्टम की वो सेम रहेगी। देयर इज दस अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से इस केस में, ऐसे केस में जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन जो मतलब टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, ये हमारा सारा हो गया। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, या हम अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, बिकॉज हमारा ये सारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा था शुरुआत में ही कि जो एनर्जी है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ये हमने कई बार पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। Why does the oscillating bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it violation of the law of conservation of energy? अब देखिए आपने इस तरीके के पेंडुलम देखा होगा, oscillating bob देखे होंगे, इस तरीके से देखा है आपने, घड़ियों में लगे रहते हैं बॉब जो कि हिलते रहते हैं, उसी की बात चल रही है। तो वो बोलते हैं कि मतलब जो ये बॉब होता है वो जो है वो जब मूव होता है तो वो रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। वो क्यों होता है, और उस टाइम जो एनर्जी, क्या वहाँ पे कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, या अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो एनर्जी का लॉ है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका कुछ वायलेशन तो नहीं है, मतलब वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब देखिए इसको समझते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने का बहुत अच्छी एग्जांपल है। यहाँ पर ये बॉब है, यहाँ पर ये बॉब है, ये होता क्या है कि एक बार ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, आपने ऐसे देखा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली जब ये यहाँ पर होता है मैक्सिमम हाइट, ये इतना, ये मैक्सिमम हाइट, आपको पता है ये एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम कितना कवर कर सकता है वो एम्पलीट्यूड है। जब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होता है तो मैक्सिमम हाइट पर होता है, तो इस टाइम की जो टोटल एनर्जी होती है वो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी होती है, बिकॉज यहाँ पर ये जाएगा, रुकेगा, फिर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रुका, कुछ हाइट पर है, तो इसीलिए जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए जब ये मैक्सिमम यहाँ पर होता है या फिर यहाँ पर होता है, यहाँ भी सेम केस है, यहाँ पर भी मैक्सिमम हाइट पर होगा, यहाँ पर भी एक मतलब रुकेगा कुछ टाइम के लिए और फिर वापस आएगा, तो बिकॉज रेस्ट कंडीशन में है तो इसलिए जो एनर्जी होगी स्टोर्ड फॉर्म में होगी, तो इस टाइम जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा, अब जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा, मतलब इस तरफ से इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर बिकॉज ये मूव करना शुरू करा तो यानी कि मोशन हुई, अगर मोशन में आया तो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो जो ये बॉब होता है इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा पोटेंशियल टू काइनेटिक और काइनेटिक टू पोटेंशियल, लेकिन जो टोटल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता, कोई चेंज नहीं होता। और रुकता क्यों है ये, मतलब ऐसा क्यों है, मतलब रुकता क्यों है, बिकॉज
एयर रेजिस्टेंस लगता है ना, एयर जो है उसके आसपास की एयर जो उसको रोकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है मतलब देखो मैंने लिखा है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और नो ऐसा कोई वॉयलेशन नहीं होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, बिकॉज जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन है जो कि हमें करना है, ये देखिए इसमें बेटा एक क्वेश्चन अच्छा दे रखा है जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं कि कैसे एनर्जी सेम रहती है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है 20 केजी का, 20 केजी मास है इसका, और इसको एक हाइट से गिराया जाता है, 4 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। इसको हम समझ लेते हैं। इसको मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और इसको आप 4 मीटर की हाइट से गिरा रहे हो। मतलब इसके 4-5 केस बनते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था और ये 4 मीटर की हाइट पर था पहले, ठीक है। अब इसने गिरना शुरू किया, और अब ये यहाँ पर है, और ये हाइट जो है वो 3 मीटर की है। फिर ये और बिकॉज गिर रहा है तो नीचे गिरता जाएगा। अब ये जो है वो मान लीजिए 2 मीटर की हाइट पर आ गया, और फाइनल में आते आते कितने मीटर की हाइट पर आ गया, ये 1 मीटर की हाइट पर आ गया, ठीक है। तो हर एक केस में आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए मास जो है वो 20 केजी है, मास जो है वो 20 केजी है, और आई एम सो सॉरी, मास जो है इस ऑब्जेक्ट का वो, इसको कहीं और लिख लेते हैं, मास जो है वो 20 केजी है। हर एक केस में 20 ही रहेगा बिकॉज मास जो है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। हाइट चेंज हो रही है, और जो जी है उसकी वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू मान लेते हैं। अब अगर मैं इस केस में निकालूं, अगर इस केस में मैंने mgh निकाला, mgh मतलब मास कितना होगा 20, जो जी है वो कितना है 10, और हाइट कितनी है 4, तो ये हो गया 800 जूल, ठीक है, 800 जूल। काइनेटिक एनर्जी होगी क्या यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है इस मतलब रेस्ट कंडीशन में, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, 800 जूल होगी ना, 800 जूल होगी। अब हमें पता है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पता है। अब सेकंड वाले केस में आ जाते हैं। यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी बार बार। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh के इक्वल, तो m20, g जो है वो 10, हाइट कितनी है आपकी बात 3 है, हाइट कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 600 जूल। अगर 600 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बिकॉज टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो तो 800 जूल ही रहनी है, 800 जूल ही रहेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी घटी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, और बढ़ेगी भी बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वो मोशन में आ रहा है, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी घटी बिकॉज हाइट घटी है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाइट घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी। तो इसका मतलब ये है अगर टोटल एनर्जी 800 थी तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी हो गई, 200 जूल हो गई, ठीक है। अब अगले केस में आ जाते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पर फिर दोबारा से 20 केजी, जी की वैल्यू रखी 10, और हाइट अब की बार कितनी है 2, तो यहाँ पर आया 400 जूल। अगर ये 400 जूल है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, 400 जूल ही होगी, और जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, वो तो 800 जूल ही रहेगी, ठीक है। अगले केस में आ जाते हैं। अगले केस में पोटेंशियल एनर्जी फिर कितनी होगी, मतलब फिर हम निकालेंगे m इंटू mgh लिख देते हैं, mgh, ये भी mgh से निकाला है हमने, ये भी mgh से निकाला है, ठीक है। तो mgh 20 इंटू जी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 1, तो यहाँ से हुई 200 जूल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आई। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब अब ये बिल्कुल जमीन पर है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी, 600 जूल, बिकॉज जो टोटल एनर्जी थी वो तो कितनी थी, 800 जूल थी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, हमने अलग अलग केस में निकाली एनर्जी। तो देखिए हर एक फॉर्म में जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पर 800 थी और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 थी, तो टोटल एनर्जी 800 जूल थी। अगले केस में जब वो नीचे की तरफ आता है तो क्योंकि हाइट कम हो रही है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 600, तो जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी बच जाएगी 200, ठीक है। ऐसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी है अगले केस में हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी फिर घटी, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, और नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी और घटेगी और काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। यही क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर रखा था। देखिए इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में आपसे पूछ रखा है, अलग अलग हाइट दे रखी है और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालनी है। तो 4 मीटर पर हमने mgh निकाला, यहाँ पे 800 होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, मतलब
जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी आपकी, मतलब दोनों को जोड़ करके, तो 800 + 0 800 जूल। उसके बाद 3 मीटर पर आप निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो 600 जूल निकली। तो बची हुई जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी है, और जो टोटल एनर्जी है वो 800 ही रहेगी। लास्ट में फिर ऐसे ही निकाल करके दोनों केस में आप वो करेंगे, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो 800 जूल रहेगी। जो एनर्जी है वो आपस में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये था वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद सबसे लास्ट में आपके लिए एक मैसेज होता है हमेशा कि आपने आजकल का जो टाइम है उसमें आप एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके रखें, ताकि जो कोरोना वायरस है उससे आप बच सकें। ठीक है, तो बेटा आप आज की जो वर्कशीट है इसमें इतना ही था। अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर किसी को इस वर्कशीट को पढ़ना है, समझना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझना है, तो इस वीडियो से समझ सके। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर